कर लेते हैं। तो जैसा कि तुम लोग को विदित है कि सुदूर दक्षिण में, है ना, सुदूर दक्षिण में 3 प्राचीन राज्य थे सम्राट अशोक के समय से ही, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है। 3 प्राचीन राज्यों का जो पड़ोसी राज्य थे अशोक के, वह थे तमिलहम के देश, जैसे चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य, ये 3 जो सुदूर दक्षिण का, एकदम दक्षिण में जो राज हैं, जो तमिल प्रदेश भी कहते हैं लोग, ये 3 प्राचीन राज्य रहे हैं। और इसका उल्लेख, सबसे प्राचीन उल्लेख सम्राट अशोक के अभिलेखों में मिलता है। चेर राज्य अगर आज के देखें, आज के दृष्टिकोण से, तो केरल का राज्य जो था उसमें चेरों का साम्राज्य था। और चोलों का कहें तो मद्रास के आसपास जो तमिलनाडु है उसके क्षेत्र था। और पांड्यों का तमिलनाडु में ही, एक तरह से कहें तो तमिलनाडु का क्षेत्र जो है पूरब उत्तर साइड, पूरब उत्तर का जो एरिया है तमिलनाडु में ही, वहां पर पांड्यों का राज्य था। तो इस तरह से चोल, चेर और पांड्य, ये 3 प्राचीन राज्य हैं और इनका उल्लेख हमें बहुत पहले से मिलता है। और इन्हीं के कालों में, इन्हीं 3 राज्यों कालों में एक कवि गोष्ठी होती थी। कवि गोष्ठी जिसे कहते हैं संगम काल या संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य, संगम एज के नाम से भी जाना जाता है। चोल, चेर, जो प्राचीन चोल थे, चेर और पांड्य, उनके समय में एक तरह से कहें कि ईसा के 100 से लेकर 250 ईस्वी तक, 100 से 250 ईस्वी तक के जो काल है वह संगम काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें संगम साहित्य की रचना हुई थी। संगम क्या है? ऐसे कह सकते हो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है सर, ऐसा भी हो सकता है। तो संगम वो संगम नहीं है, गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, वो संगम नहीं है। यह संगम है कवियों का संगम, लेखकों का संगम। जो प्राचीन काल में तमिल साहित्य के जो लेखक थे, कवि थे, उनका एक कवि गोष्ठी होती थी। कवि गोष्ठी, है ना, एक सेमिनार टाइप से कहो। उसमें जो रचना कवि रचते थे उसको वहां पास किया जाता था। संगम में जो गोष्ठी होती थी, सेमिनार होता था, आयोजन होता था कवियों की, तो कोई भी रचना तभी प्रकाशित हो सकती थी संगम काल में, मतलब कि ईसा के प्रथम शताब्दी 250 ईस्वी के लगभग में, कि जब संगम में वह पास हो जाए, संगम का जो सम्मेलन है उसमें लोग उसको पास कर दे, तभी वह साहित्य छपता था, उसको पब्लिश होता था। तो यह संगम समझ रहे होंगे क्या है? संगम एक कवियों की गोष्ठी है जो सुदूर दक्षिण के 3 राज्य चेर, चोल और पांड्य, जो सुदूर तमिलहम के में जो स्थित है, और वह भी प्राचीन काल में। ऐसे तो उनके साहित्य में लिखा है कि हजारों हजार वर्ष पहले हुआ है, लेकिन इतिहासकार उनके बातों को नहीं मानते, सब कपोल कल्पना मानते हैं कि इन अपनी रचनाओं को प्राचीनता दर्शाने के लिए बहुत पुराना, हजारों वर्ष पहले का तिथि दे दिया है। और कई हजार राजाओं ने उसे संरक्षण दिया, कई हजार लेखकों ने उसमें भाग लिया, इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। लेकिन इतिहासकार जब उसको छानबीन करते हैं तो यह पाते हैं कि इसकी रचना हुई होगी तो 100 से 250 के बीच में। ऐसे कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शायद 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 250-300 ईस्वी पूर्व की रचना है यह सब संगम साहित्य। तो संगम साहित्य पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लें, संगम एज पर थोड़ा चर्चा कर लें, और इसके लिए डिटेल्स देखने के लिए हम थोड़ा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ स्लाइड रखते हैं, ताकि तुम लोगों को सहूलियत हो बातों को समझने में, है ना। देखो दिख रहा होगा स्क्रीन में? हाँ, स्क्रीन में तुम लोगों को दिख रही है, ओके। संगम महाभारत तो इसको तुम लोग ऐसा करो कि अपने माइक को म्यूट कर लो, और इसके बाद थोड़ा सा हम एक करके स्लाइड को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। जैसे संगम युग,
है ना, स्लाइड में लिखा हुआ है, प्रथम स्लाइड में संगम युग। संगम युग जो शुरू हुआ था उसके पहले अगर हम देखें तो तमिल राज्य में एक संस्कृति थी, उसको कहते हैं या युग कहें महापाषाण संस्कृति या महापाषाण युग। महापाषाण युग ये संगम युग से जस्ट पहले का युग है और यह इसका नाम इसलिए महापाषाण पड़ा है कि जब उस काल में माने 1000 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 100 ईस्वी तक काल को महापाषाण युग या महापाषाण संस्कृति कहते हैं सुदूर दक्षिण के लिए। तो सुदूर दक्षिण के जो राज्य थे वहां पर महापाषाण संस्कृति में जो उस समय के लोग थे, अपने जो लोग मृत हो जाते थे, मृत्यु प्राप्त करते थे, तो उनके अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े पत्थर गाड़ते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए उनको कहते हैं महापाषाण संस्कृति, अंग्रेजी में मेगालिथ एज या मेगालिथ कल्चर। मतलब कि अपने मृतकों के शवों को संरक्षित करने के लिए या कहोगे दफनाने के लिए या उसको लंबे समय तक ठीक से रहे, उसको उसके लिए बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था महापाषाण संस्कृति में। और महापाषाण संस्कृति के बाद सुदूर दक्षिण में जो शुरू हुआ वह था संगम युग, है ना। और सुदूर दक्षिण का यदि हम देखें इतिहास तो उसका इतिहास संगम युग से ही शुरू होता है। उसके पहले का कोई ऐतिहासिक ग्रंथ हमें दक्षिण भारत का नहीं मिलता है। सुदूर दक्षिण का प्रथम सुदूर दक्षिण का अगर साहित्य है तो वह है संगम साहित्य, है ना, ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसके पहले तो महापाषाण संस्कृति थी। महापाषाण संस्कृति पाषाण का उपयोग करते थे अपने शवों को दफनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। इसके बाद लिखित रूप से जो प्रथम साहित्य प्राप्त हुआ वह संगम साहित्य ही था, जिसका कि आधुनिक इतिहासकार मोटा मोटी जो अनुमान लगाते हैं काल वह 100 से 250 ईस्वी। और जैसा कि मैंने बताया कि संगम का शाब्दिक अर्थ है वह है परिषद या गोष्ठी, कवियों की गोष्ठी, है ना। और कोई भी साहित्य संगम की स्वीकृति के बाद ही उसका प्रकाशन होता था, तभी उसको अनुमति मिलती थी अपने रचनाओं को प्रकाशित करने का। अभी भी जब कोई भी कुछ लिखता है तो उसको प्रकाशित करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है ना। जैसे कि ISBN कोई किताब लिखता है तो ISBN एक भारत सरकार की संस्था है, ISBN नंबर लेना पड़ता है, अभी भी है। लेकिन प्राचीन काल में संगम में स्वीकृति मिलती थी तब वो प्रकाशित होता था। और ऐसा देखा गया है के जो इतिहासकारों ने जब साहित्यों की अध्ययन किया तो यह पाया कि 3 साहित्यों में 3 संगम का उल्लेख है। 3 संगम का आयोजन हुआ था पांड्य राजाओं के समय में। पांड्य राजा जिस समय पांड्य राज्य वहां पर था दक्षिण में, तो पांड्य राजाओं ने अपने संरक्षण में कवियों की गोष्ठी आयोजित की, वो भी 3 संगम उन्होंने किया था। और यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 संगमों का जिसे कवि गोष्ठी भी कह सकते हैं। अगर हम प्रथम संगम की बात करें तो इसका आयोजन स्थल है पांड्यों, पांड्य राज था उसकी जो राजधानी है, प्राचीन राजधानी मदुरा, है ना। प्राचीन राजधानी मदुरा भी अभी भी एक मदुरा है, लेकिन वो जो मदुरा था जिसमें प्रथम संगम का आयोजन हुआ था, प्रथम कवि गोष्ठी हुई थी दक्षिण तमिल साहित्य का, वह अब समुद्र में डूब चुका है। अब समुद्र में चला गया है, जो पानी ऊपर आ गई तो वो समुद्र में चला गया, तो समुद्र में विलीन हो चुका है पांड्यों की प्राचीन राजधानी, जहां पर की प्रथम संगम का आयोजन हुआ था। और प्रथम संगम के बारे में यह कहा जाता है कि जो प्रथम कवि गोष्ठी हुई थी पांड्य राजाओं के संरक्षण में, उसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। और अगस्त ऋषि को ही दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के प्रसारक या प्रचारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी कंपटीशन में, चाहे झारखंड का या पूरा भारत का कोई भी एग्जाम दो, ये पूछ सकता है क्योंकि GS में कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के प्रसार के रूप में किसको माना जाता है, तो अगस्त ऋषि को यह माना जाता है कि दक्षिण भारत में जो आर्य संस्कृति उत्तर भारत में थी उसको वहां पर ले जाने का श्रेय अगस्त ऋषि को ही है। और इन्होंने ही प्रथम संगम का आयोजन किया था, ऐसी मान्यता है।
और प्रथम संगम में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ संकलित किए गए थे, उसका जो समायोजन किया, संपादन किया गया था महत्वपूर्ण ग्रंथों का, वह है अकट्टियम। अकट्टियम का उसका अगर हम देखें इधर का शुद्ध तो तमिल शब्द है, तो हिंदी शब्द में तो अगस्त है ना, अकट्टियम, अगस्त ऋषि पर ही है। परिपादल, मुदु नारय, मुदु कुरु गुरु, कल्लरी, आविरय, ये सब साहित्यों का जो संकलन है, संपादन है, वह प्रथम संगम में किया गया था। लेकिन प्रथम संगम में जो ये जो सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, वे अब उपलब्ध नहीं है, वो कहीं मिलते नहीं, खाली उल्लेख मिलता है कि प्रथम संगम हुआ था, लेकिन उसके ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, वह विनिष्ट हो चुके हैं, या हुए भी नहीं थे कि नहीं थे, इसका कुछ प्रमाण नहीं है, क्योंकि इतिहास प्रमाण पर ही आधारित है, इसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसी तरह से द्वितीय संगम जो साहित्य गोष्ठी हुई, कवि गोष्ठी हुई द्वितीय संगम पांडयाओं संरक्षण में, उसका आयोजन स्थल जो था वह कपाटपुरम था। कपाटपुरम वो भी सुदूर दक्षिण में है, उसको दूसरा नाम अल्लवाई भी कहते हैं, अल्लवाई है ना। तो कपाटपुरम में द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था, वो अभी अब समुद्र में विलीन हो चुका है, अब वो अस्तित्व में नहीं है, अभी अब दिखेगा नहीं, वो समुद्र में डूब चुका है। धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर जब बढ़ रहा है, अभी देखे वो बढ़ रहा है, तो जैसे वैसे वैसे समुद्र किनारे के क्षेत्र डूबते जाते हैं समुद्र में, तो ये भी समुद्र में डूब चुका है। और इसमें जो बहुत सारे ग्रंथ संकलित किए गए थे, लेकिन उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ संकलित किए गए थे वह था तोलकापियम, और इसका रचनाकार था तोलकापियर। और तोलकापियर कौन था? अगस्त ऋषि का शिष्य था, चेला था, उसी ने तोलकापियर की रचना की थी। तोलकापियर ने तोलकापियम की रचना की थी, और तोलकापियम तमिल साहित्य का क्या है? व्याकरण है, तमिल साहित्य का व्याकरण है। जैसे संस्कृत साहित्य का व्याकरण हम लोग जानते हैं कि पाणिनि ने रचना की थी, और उस पर महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। उसी तरह से तमिल साहित्य का जो व्याकरण है वह तोलकापियम है, जिसकी रचना तोलकापियर ने किया था। लेकिन इतिहासकार चूंकि द्वितीय संगम का जो एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है वह तोलकापियम ही है, बाकी नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि प्रथम संगम या द्वितीय संगम हुआ भी था कि नहीं था, उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, हो सकता है काल्पनिक बातें हो, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं, प्रथम संगम हुआ कि नहीं हुआ, द्वितीय हुआ कि नहीं हुआ, इसका बारे में एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन उल्लेख मिलता है, बात साहित्य में उल्लेख मिलता है, इसलिए लोग मानते हैं कि हुआ होगा। और इसी तरह से अगर हम देखें तृतीय संगम, तो तृतीय संगम भी इसकी मदुरा में हुआ था, पांड्यों का ध्यान, पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों संगम आयोजित हुआ था। तो इसका भी तृतीय संगम का भी आयोजन स्थल मदुरा था, और इसकी अध्यक्षता नकीरर ने की थी। और इसमें जो मुख्य रचनाएं जो संकलित की गई थी वह था नुदु थेकै, कुरुन थोकै, नत्री नई, एन कुरु नुरु, पदी त्रुपट, नुत्रैम बथु, परिपादल, पुथु, परि, परिसय, सत्रिसय। यह जो है साहित्यों की उसमें रचना हुई तृतीय संगम। इसकी यह ऐतिहासिक है, इसमें कोई डाउट नहीं, तृतीय संगम हुआ था, उसका सब कुछ प्रमाण है। लेकिन प्रथम द्वितीय का कोई स्पष्ट कहीं कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी उल्लेख मिलता है, इसलिए लोग मानते हैं कि हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा, कुछ स्पष्ट नहीं है। और जो संगम साहित्य है उसको हम कह सकते हैं कि या संगम साहित्य को, जितने संगम साहित्य है, प्रथम संगम साहित्य, द्वितीय संगम साहित्य और तृतीय संगम साहित्य, खासकर तृतीय में मुख्य है, तो इन तीनों में जो रचनाएं रची गई उसको हम तीन भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, तीन भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग उसका एक रूप है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कविता का एक अलग, कहानी का अलग, उपन्यास अलग, उसी तरह से जो तमिल साहित्य जितने भी रचे गए तीनों संगम में, उसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग कहते हैं पत्थु पातु, पत्थु पातु। यह पत्थु पातु जो है 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है ना। और इस कहता है कि इन पदों में चोल राजा करिकाल तथा पांड्य राजा नेदुंजेलियन के विवरण उपलब्ध होते हैं। अब चोल जो राज है, कभी कह रही थी कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि चोल सर, तो चोल दो चोल है, एक प्राचीन चोल जिसका राजा करिकाल था, बहुत प्रसिद्ध राजा था करिकाल,
और बाद में ये लोग विलीन हो गए। फिर द्वितीय तृतीय शताब्दी चतुर्थ में ये लोग विलीन हो गए। फिर 8वीं 9वीं शताब्दी में इनका फिर से परादुर्भाव हुआ, जिसमें कि उसको बाद के चोल राजाओं ने उसको फिर बड़े आकार में अपने साम्राज्य को फैलाया था, विद्यालय वगैरह। तो करिकाल, जो करिकाल चोल राजा है वो प्राचीन चोल का, चोल 2 भागों में बटा हुआ था, प्राचीन में और बाद में जब 8वीं 9वीं शताब्दी में फिर उभरे तब हुए। अभी प्राचीन में हुए थे, जो पहली द्वितीय तृतीय शताब्दी में। तो उस समय का जो प्राचीन चोल का जो राजा था, प्रसिद्ध राजा, वो करिकाल था, और पांड्य राजा नेदुंजलियन बहुत प्रसिद्ध था। तो इन दोनों का विवरण हमें पत्थु पातु, जो तमिलों का जो या संगम साहित्य है, उसमें इनका उल्लेख मिलता है, इन दोनों राजाओं का विवरण मिलती है। और इसका समय अगर देखें तो यह द्वितीय शताब्दी के लगभग में इसका काल है। तो करिकाल और नेदुंजलियन का जो विवरण उपलब्ध है, जिसकी जानकारी हमें मिलती है प्राचीन चोल राजाओं का, चोल राजा करिकाल का, प्राचीन पांड्य राजा नेदुंजलियन का, उसका हमको जो जानकारी मिलती है पत्थु पातु से ही मिलती है, और इसका कोई दूसरा स्रोत नहीं है। इसी तरह से अच्छा, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो दूसरा जो है, दूसरा ग्रुप जो है इसका, वह है इत्थथोकै, है ना, इत्थथोकै। इसमें जो है सो तुम लोग इसको ऑफ रख लो अपना वीडियो, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना। तो दूसरा जो ग्रुप है तमिल साहित्य का, वह है इत्थथोकै। इसमें 8 कविताएं हैं, इसमें 8 कविताएं हैं। और इसमें कि हम देखें तो न, न 8 कविताओं में जो दूसरा ग्रुप है तमिल साहित्य का 8 कविताओं का, उसमें है न नी नर नीर है, नर नीर, कुरु थाक, एगुरु नुरु, पदीरु पत्तु, परी पाडल, कली तोगय, पहनानुरु और पुरनानुरु। ये जो है 8 कविताएं हैं। इसका जो ग्रुपिंग किया गया है इत्थथोकै में किया गया है। और यह इनमें जो है सो संगम की जो इत्थथोकै है, जो साहित्य है, संगम साहित्य। अब तुम लोग जो है इस तरह से कोई नोटेशन नहीं करना। तो कहता है कि इत्थथोकै जो 8 कविताएं हैं, और ये चूंकि नाम बहुत टेढ़ा है, यह तमिल साहित्य है ना, तो तमिल साहित्य है तो इसको थोड़ा सा नाम पढ़ने में थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, लेकिन पढ़ना तो जानना पड़ेगा। इसमें अहनानुरु और पुरनानुरु, यह थोड़ा सा प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसको थोड़ा सा याद रखना, पूछता भी कहीं कहीं। और इन जो इत्थथोकै जो संगम साहित्य है, उसमें संगम युग जो प्रथम द्वितीय तृतीय शताब्दी है ईसा का, उसमें उस समय के जो तमिल जनजीवन कैसा था, उस समय के आचार विचार कैसे थे, इसका विवरण हमें इत्थथोकै से प्राप्त हो जाते हैं। और यह जो है तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट प्राचीन रचना है। जो तमिल साहित्य है उसकी जो, जैसे हम लोग कहते हैं संस्कृत साहित्य की जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं कालिदास की है। कालिदास की रचनाएं जो रघुवंशम है या मेघदूतम है, कालिदास की रचना को माना जाता है सर्वोत्कृष्ट रचना। उसी तरह से तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचनाएं इत्थथोकै में संग्रहित है। और इसी तरह से तीसरा ग्रुप जो संगम साहित्य का है, वह पदीन किल कक्कू, पदीनेन किल कक्कू, यह तीसरा ग्रुप है संगम साहित्य का। इसमें 18
लघु कविताओं का संग्रह जो उपदेश देने के लिए रचा गया है। उपदेश काय होता है ना कि कैसे नैतिक जीवन जीना चाहिए, तो उपदेशात्मक 18 लघु कविताओं का संग्रह है पदिनी किल कक्कू। और इसमें जो है सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वह है तिरुवल्लुवर का कुराल। तिरुवल्लुवर ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कुराल किसकी रचना है, या तिरुवल्लुवर की रचना कौन सी, 4 ऑप्शन दे देगा। तो यह तिरुवल्लुवर की किस रचना है, वह कुराल है। और यह मानते हैं नीलकंठ शास्त्री, जो दक्षिण भारत के इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं नीलकंठ शास्त्री, वे कहते हैं कि इसकी रचना लगता है कि 5वीं सदी में हुई है, ऐसा उनका अनुमान है। अब कब हुई है वो तो अनुमान ही कर सकते हैं, उनका अपना रिसर्च है। तो तिरुवल्लुवर की जो रचना है कुराल, वह सत्पुरुष रचना मानी जाती है पदिन किल्कक्कू का, संगम साहित्य का। और इसके अलावे ये जो 3 ग्रुप हुआ आपका संगम साहित्य का, इन तीनों ग्रुप के अलावे कुछ तमिल साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य भी हैं, जैसे कि हमारे काव्य है ना महाभारत और रामायण, उसी तरह से संगम साहित्य के भी कुछ महाकाव्य हैं। और उन महाकाव्यों में 3 प्रसिद्ध हैं, ऐसे 5 हैं, जैसे शिल्पाधिकारम, मणिमेखला, जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंडल केसी। ये 5 प्रसिद्ध है, जिसमें 3 ही उपलब्ध हैं। शिल्पाधिकारम, मणिमेखला, जीवक चिंतामणि, ये 3 ही उपलब्ध हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा और कर लेंगे। थोड़ा सा सीरियली आगे पीछे हो गया, हम लोग ध्यान नहीं दिए। ये तो हम लोगों ने देखा, प्रथम संगम देखा, तृतीय संगम भी देखा। ये मणिमेखला है ना, मणिमेखला है। और फिर है जीवक चिंतामणि, और इसके पहले शीतलय सितनार, शीतलय सितनार ठोके। अच्छा ये जो है हाँ शिल्पाधिकारम। एक जो जो हमने यहाँ पर जो चर्चा किया कि 3 शिल्पाधिकारम, मणिमेखला, ये सब जो रचनाएं हैं, और इसको सीरियली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं है, 9-10 मिनट है। तो जैसे एक जो महाकाव्य है शिल्पाधिकारम है ना तमिल साहित्य का, यह माना जाता है कि इसकी जो रचना है शिल्पाधिकारम, उसकी रचना सेनगुटनवर्ग वन जो चेर राजा था, उसका भाई इलांगो, चेर राजा जो केरल में भी केरल का क्षेत्र जो है वहां पर चेर राजवंश था प्राचीन काल में। तो चेर राजवंश का जो राजा था सेनगुटनवन, उसका भाई इलांगो ने शिल्पाधिकारम की रचना की थी। यह एक महाकाव्य है। और इस महाकाव्य में जो कहानी है सरसरी तौर पर हम देखें तो इसकी कहानी यह है कि पुहार जो शहर है सुदूर दक्षिण का, तो पुहार में एक समृद्ध व्यापारी का जो पुत्र था कोलवन था, और उसका विवाह एक अन्य व्यापारी की पुत्री कनगी से हुआ है ना। और फिर लेकिन आगे कहता है कि कोवलन जो था वह राज दरबार में एक नर्तकी थी माधवी, उसके प्रेम जाल में फंस गया, और उसके प्रेम जाल में फंस करके अपना सारा धन उसी पर व्यय कर दिया। यहाँ तक कि पत्नी के जो अपनी पत्नी जो कनगी थी, उसकी अपनी पत्नी की जो जेवरात था वह भी बेच करके ऐश्वर्य में खत्म कर दिया, वो नर्तकी के प्रेम जाल में फंस करके। और साथ ही साथ जब सब कुछ खत्म हो गया, उसका धन संपत्ति खत्म हो गया, तो जो नर्तकी थी माधवी, उसको ठुकरा दिया, उसको त्याग दिया। तो वह दुखी होकर के त्यागे जाने पर निराशा की अवस्था में पुनः अपनी पहली पत्नी जो थी कनगी उसके पास लौटा। तो पहली पत्नी जो थी कनगी खुशी खुशी, उसके पास कुछ बचा नहीं था क्योंकि सब जेवरात भी बेच दिया था इसने, कोलवन ने, वो नर्तकी के प्रेम में जाल में फंस करके। तो उसके पास जो पहली पत्नी थी कनगी, उसके पास मात्र एक जोड़ा पायल ही बचा था। तो जब यह निराश होकर के जब नर्तकी माधवी के द्वारा ठुकराया गया और फिर अपनी पहली पत्नी के पास गया, तो पहली पत्नी जो कनगी थी खुशी खुशी जो उसके पास एक जोड़ा पायल बचा था उसको दे दिया, अपने पति को दे दिया, कोलवन को। तो फिर कोलवन जो है उस कनगी के साथ अपनी पत्नी के साथ जीविकोपार्जन के लिए सोचा कि इस पायल को हम बेच करके कुछ पैसा लेंगे और उस पैसा से अपना बिजनेस करेंगे। तो उसको बेचने के लिए वह अपनी पत्नी के साथ मदुरा में चला गया, और मदुरा में जाकर के
दो जो एक जोड़ा था तो उसमें एक पायल लेकर के वह बाजार में बेचने गया। लेकिन उसी समय जो वहां का राजवंश जो था, वहां की रानी का एक पायल चोरी हो गया। वो सुनार, वहां का जो राजवंश का सुनार था, उसी ने कोई षड्यंत्र करके और एक पायल चोरी कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ कोलवन भी एक पायल बेचने गया था बाजार में। तो राजा के जो सब नौकर चाकर थे, दूत थे, सोचा कि एक पायल जो बेचने आया है वह रानी वाला ही पायल है, और उसको शक में पकड़ करके और उसको दंडित करके मार दिया, जान से मार दिया। तब इसके बाद जो कोलवन की जो पत्नी थी, पहली पत्नी कनगी, उसने, उसके पास एक पायल बचा हुआ था। उस पायल को लेकर के वह राजा के पास गई और बोली कि देखिए मेरे पति निर्दोष थे, आप लोगों ने बेगुनाह लोग हमारे पति को हत्या कर दी है। तो इस तरह से अपनी पति की निर्दोषता उसने सिद्ध की। और जब राजा को यह मालूम चला कि मैंने गलती किया, ये तो निर्दोष था, तो आत्मग्लानि में वह भी मर गया, वो भी मृत्यु हो गई उसके राजा की। तब कनगी जो उसकी पत्नी थी, वह बहुत क्रोधित हुई और क्रोध में मदुरा जो शहर था उसको जला डाली। और जलाने के बाद वह चेर राज्य, बगल में जो चेर राज्य था, वहां पर चली गई और उस पहाड़ी पर जा करके और वहीं रहने लगी, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। और फिर मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में उसकी जो पति जो था कोलवन, वहां पर उसकी मुलाकात हुई। और तमिल समाज में कनगी को एक सतीत्व की देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है, उसके मंदिर स्थापित है और उसकी पूजा की जाती है। और कनगी पर्व भी मनाई जाती है, बहुत धूमधाम से तमिल प्रदेश में मनाई जाती है। इसी कहानी पर वह आधारित है। तो इस तरह से यह है। और फिर जो है दूसरा जो एक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मणिमेखलाई। तो मणिमेखलाई जो महाकाव्य है तमिल साहित्य का, उसका भी कहानी जो है इसी पर आधारित है। जो अभी मैं शिल्पाधिकारम पर ही आधारित है मणिमेखलाई। उसके बाद की घटनाओं का इसमें चर्चा की गई है। तो यह जो है सो कहता है कि इसकी जो रचना, जो मणिमेखलाई जो महाकाव्य है संगम साहित्य, तमिल साहित्य का, उसमें उसकी रचना जो मदुरा का एक बौद्ध व्यापारी था सितलय सितनार, उसने इसकी रचना किया था। और वो इस पर जो है तो गलत हो गया है, इस पर ये सितलय सितनार नहीं, ये शिल्पाधिकारम है ना, शिल्पाधिकारम हाँ। तो मणिमेखलाई जो है, इसकी रचना मदुरा का एक व्यापारी सितलय सितनार ने किया था। और इस रचना में मणिमेखलाई में शिल्पाधिकारम का प्रभाव दिखता है। और कहता है कि इसकी जो नायिका है, मणिमेखलाई की जो नायिका है, वह शिल्पाधिकारम का जो नायक था कोलवन, उसकी जो एक दूसरी जो पत्नी थी नर्तकी के साथ कुछ दिन रहा था, जिसमें धन सब व्यय कर दिया था। तो उस नर्तकी इसके साथ जब वो रहा कोलवन, तो उससे एक बेटी भी जन्म ली थी। उस बेटी का नाम ही था मणिमेखलाई। तो उसी पर एक कहानी आगे बढ़ी है कि नायिका मणिमेखलाई शिल्पाधिकारम का नायक कोलवन की नर्तकी प्रेमिका माधवी से उत्पन्न पुत्री थी। और माधवी पूर्व प्रेमी की मृत्यु का समाचार सुन करके बहुत भिचरी बन चुकी थी। जो जब वो तो कोलवन मर गया, तो उसको मार दिया राजा के दूतों ने। और उसकी पहली पत्नी थी, वो तो फिर अपना पहाड़ी में जाकर रहने लगी थी। लेकिन जो दूसरी नर्तकी पत्नी जो थी, वह भी जब सुनी कि हमारा जो प्रेमी था उसकी हत्या हो चुकी है राजा के द्वारा, तो वह बहुत दुखी हुई और वह जाकर के बौद्ध भिक्षुणी बन गई। जब वो बौद्ध भिक्षुणी बन गई, तो इसकी जो बेटी थी मणिमेखलाई, जब जवान हुई, तो वह वहां का राजकुमार था, उससे प्रेम करने लगा और उसको प्राप्त करने की कोशिश करने लगा, उससे शादी करने के लिए, उसको अपना प्रेम में बांधने के लिए। और वहां का राजकुमार उदयकरण उसको प्रयास करने लगा। लेकिन एक ऐसी चमत्कारी घटना घटी कि वह अपने को बचाते हुए मणिमेखलाई वहां से भाग खड़ी हुई, और वह भी एक अपनी माता के समान, अपनी जो माँ जैसे बनी, माधवी जैसे बौद्ध भिक्षुणी बनी थी, वह एक बौद्ध भिक्षुणी बन गई।
तो इस तरह से मणिमेखला की कहानी है एक शॉर्ट में। और यह ग्रंथ जो मणिमेखला है वो एक तरह से दार्शनिक और शास्त्रार्थ हेतु ग्रंथ है। एक होता है ना शास्त्रार्थ की जाती है, तो शस्त्रार्थ हेतु यह रचना की गई है मणिमेखला। इसमें अगर देखा जाए तो इसलिए एक मणिमेखला को हम मान सकते हैं कि दार्शनिक और शास्त्रार्थ ग्रंथ है। शॉर्ट में कहानी जो है तो मैंने यहाँ पर रखा। और एक तीसरा जो है ग्रंथ महाकाव्य है तमिल साहित्य का, वह है जीवक चिंतामणि। और ये जीवक चिंतामणि के बारे में कहा जाता है कि यह संगम साहित्य के बहुत बाद की रचना है। और इसका रचनाकार जो था त्रुकदेवर है ना, त्रुकदेवर जो जैन धर्मावलंबी था, तो जैन भिक्षु था त्रुकदेवर। उसने इसकी रचना की थी जीवक चिंतामणि की, जो पहले की एक चोल राजकुमार था, और चोल राजकुमार से बाद में जैन भिक्षु बन गया, और उसने एक ग्रंथ महाकाव्य की रचना की जिसका नाम था जीवक चिंतामणि। और यह एक कथा है कि इसमें यह भी एक आदर्श नायक की कथा है। जीवक चिंतामणि में क्या है, एक आदर्श नायक कथा है जो युद्ध में भी उतना ही तेज-तरार है और शांति में भी उतना ही प्रवीण है। पहले युद्ध और शांति दोनों कलाओं में वह निपुण राजा है। इसका जो नायक है जीवक चिंतामणि का। और यह जो जीवक चिंतामणि का जो नायक है, एक साथ संत भी है, दूसरी तरफ प्रेमी भी है। प्रेमी भी, संत और प्रेमी, मतलब कि वह एक आदर्श पुरुष है, आदर्श नायक है। और युवा अवस्था में उसने कई बड़े बड़े कठिन कार्य किए, साहसपूर्ण कार्य किए, और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और जब भी वह कहीं चढ़ाई करता था किसी राज्य पर, तो उसको हराने के बाद वहां से एक एक रानी लाता था अपने अपने पत्नी बनाने के लिए, एक एक राजकुमारी लाता था अपनी पत्नी बनाने के लिए। और इस तरह से उसकी 8 पत्नियां हो गई, और 8 पत्नियों से वह खूब आनंद मनाया जीवन में। लेकिन अंततः वह सांसारिक जीवन से उसकी विरक्ति हो गई, उससे मोह भंग हो गया, और वह बाद में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और वन में चला गया, और वहां पर उसकी मोक्ष प्राप्ति हो गई। वह फिर वहीं पर मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग को चला गया। तो इस तरह से जीवक चिंतामणि की कहानी है। तो यह 3 महाकाव्य, जो 5 महाकाव्य हैं लेकिन 3 ही प्राप्त है, तीनों का मैंने संक्षिप्त कहानी भी रखा और रचनाकार का भी नाम यहाँ रखा। तो इस तरह से यह संगम साहित्य है, और संगम साहित्य के महाकाव्य